ये आराम लिया है। और यह कहानी उस लड़की की है जिसने जिंदगी के सबसे अंधेरे रास्तों पर चलकर भी उम्मीद का दिया कभी नहीं बुझने दिया। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि किस्मत हमेशा आपके खिलाफ खड़ी है, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरा अंधेरा ही सबसे रोशन सुबह की शुरुआत बनता है। मेरी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सूरजगढ़ से, जहाँ की मिट्टी में मेरी माँ की यादें अब भी जिंदा हैं। मेरी माँ का नाम सुधा था। वो बहुत प्यार करने वाली औरत थी, लेकिन भगवान को शायद वो जल्दी ही अपने पास बुलाना था। जब मैं सिर्फ 6 बरस की थी, तब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद घर में जैसे रोशनी ही बुझ गई थी। मेरे पिताजी का नाम मनोहर था। वो एक सीधे साधे किसान थे, लेकिन घर संभालने की जिम्मेदारी उन्हें भारी लगने लगी थी। इसलिए कुछ ही महीनों बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ का नाम कमला था। शुरुआत में लगा था कि शायद वो हमें अपना लेंगी, हमें माँ जैसा प्यार देंगी, लेकिन वक्त के साथ ये साफ हो गया कि उनके दिल में हमारे लिए कोई खास जगह नहीं थी। घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, ये सब अब मेरे हिस्से में आ गए थे। मेरा छोटा भाई अर्जुन भी कई बार डर के साए में रहता था, क्योंकि कमला जी का स्वभाव बहुत सख्त था। हम दोनों भाई बहन अक्सर रात को चुपके से एक दूसरे से अपने मन की बातें कहते थे। अर्जुन कहता था, दीदी एक दिन हम दोनों इस घर से बहुत दूर अपनी खुशियों की एक नई दुनिया बनाएंगे। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में पता था कि यह राह आसान नहीं होगी। पिताजी को हमारी तकलीफों का एहसास था या नहीं, यह मैं कभी समझ नहीं पाई। शायद वो भी अपनी जिंदगी की उलझनों में इतने उलझे हुए थे कि हमारी छोटी छोटी पीड़ाएं उन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। गांव के लोग भी अक्सर करस भरी नजरों से हमें देखते थे। कुछ औरतें मुझसे कहती, बेटी अपनी माँ की जगह किसी को मत समझना, अपने दिल को मजबूत रखना। मैं बस सिर झुका लेती, क्योंकि उस वक्त मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। स्कूल में पढ़ाई करते हुए भी मेरा मन हमेशा घर की दीवारों में उलझा रहता था। मैं सोचती थी कि शायद बड़ी होकर मेरी जिंदगी बदल जाएगी, शायद कोई अच्छा रिश्ता आएगा और मैं इस घर से एक नई शुरुआत कर सकूंगी। 12वीं पास करने के बाद मैंने सोचा था कि अब शायद मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा, लेकिन गांव में बातें बनती रही कि सौतेली माँ के घर की लड़की से कौन ब्याह करेगा। यह सुनकर मन बहुत दुखी होता था, लेकिन मैंने हार मानने का इरादा कभी नहीं किया। मैंने सोचा, अगर रिश्ता खुद नहीं आ रहा तो मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। यही सोचकर मैंने पास के शहर नवपुर में काम ढूंढने का फैसला किया। पिताजी को इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि उन्हें लगा कि अध्याय के खर्च में थोड़ी मदद हो जाएगी। कमला जी ने भी कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मेरी कमाई से घर चलना आसान हो जाएगा। इस तरह मैं अपने सपनों की एक नई राह की तरफ निकल पड़ी, बिना यह जाने कि आगे मेरी जिंदगी मुझे किन मोड़ों से गुजारेगी। नवपुर पहुंचकर मुझे एक कपड़े की दुकान में काम मिल गया, जिसका नाम था साइन वस्त्र भंडार। शुरुआत में मुझे वहाँ के माहौल में थोड़ी झिझक महसूस होती थी, क्योंकि गांव की सीधी सादी जिंदगी से निकलकर शहर की भागदौड़ में खुद को ढालना आसान नहीं था। दुकान में मेरे साथ कई और लड़के लड़कियां भी काम करते थे, और उनमें से एक था विकास। विकास बातें करने में बहुत माहिर था, और उसकी हंसी में एक अलग सी अपनापन भरी गर्माहट थी। हम दोनों अक्सर साथ में सामान लाने जाते थे, कभी बाजार तो कभी गोदाम। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी और मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा। मैं उसे अपने बचपन की, अपनी माँ की, अपनी सौतेली माँ की हर बात बता देती थी। मुझे लगता था कि शायद यही वो इंसान है जो मेरी जिंदगी की सारी तकलीफों को समझ सकता है। एक शाम जब हम दुकान बंद करके लौट रहे थे, तो विकास ने अचानक कहा, रिया तुमसे बात करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये सुनकर मेरे दिल में एक अलग सी खुशी की लहर बढ़ गई। मैंने सोचा, शायद यही वो पल है जब मेरी जिंदगी में एक नई सुबह आने वाली है। हम दोनों के बीच एक अनकही सी अपनापन की डोर बंधने लगी थी। मैं मन ही मन सपने बुनने लगी कि एक दिन विकास मेरे पिताजी से मिलेगा, हमारी शादी की बात होगी और हम दोनों मिलकर एक सुंदर परिवार बनाएंगे। मैंने एक दिन हिम्मत करके उससे पूछा, विकास तुम अपनी जिंदगी को आगे कैसे देखते हो? उसने हंसते हुए जवाब दिया,
अरे रिया, जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहती है, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। उसकी इस बात में वो गंभीरता नहीं थी जो मैं ढूंढ रही थी। फिर भी मैंने अपने मन को यह समझा लिया कि शायद वो अभी इन बातों के लिए तैयार नहीं है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हमारी दोस्ती और गहरी होती गई और दुकान के काम के अलावा भी हम अक्सर मिलते, बातें करते, एक दूसरे का साथ निभाते। मैं हर दिन यही उम्मीद लेकर जागती कि शायद आज विकास अपने घर वालों से मिलवाने की बात करेगा, लेकिन हर बार जब भी मैं शादी की बात उठाती वो किसी न किसी तरह बात को टाल देता। एक दिन मैंने साफ साफ पूछ लिया, विकास, क्या तुम कभी मुझसे शादी के बारे में सोचते हो? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, रिया, सच कहूँ तो मेरे घर वालों का अपना ही एक सोचने का तरीका है और मैं उनसे बात करने में थोड़ा डरता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो डरने की कोई बात नहीं, हम साथ मिलकर सब संभाल लेंगे। उसने सिर हिला दिया जैसे उसने मेरी बात मान ली हो, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही उलझन छिपी हुई थी। कुछ हफ्तों बाद विकास का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वो दुकान में कम बातें करता, मुझसे नजरें मिलाने से कतराता और जल्दी जल्दी अपने काम में खो जाता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए एक दिन मैंने उससे सीधे पूछ लिया, विकास, क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उसने गहरी सांस ली और बोला, रिया, मुझे माफ कर दो, मेरे घर वालों ने मेरी शादी पहले से ही किसी और लड़की से तय कर दी है। यह सुनकर मेरे कान तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उसने नजरें झुकाकर कहा, मुझे डर था कि अगर मैं सच बता दूंगा तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी और मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता था। मैं समझ गई कि उसने मेरे भरोसे और मेरी सच्चाई का सही सम्मान नहीं किया। मैंने रोते हुए कहा, विकास, तुमने मुझे अपने सपनों में शामिल किया, मेरी बातें सुनी, मेरे साथ वक्त बिताया, लेकिन कभी सच कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। वो बस इतना ही बोल सका, मुझे माफ कर भैया, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद विकास ने दुकान की नौकरी छोड़ दी और किसी दूसरे शहर चला गया। उसके जाने के बाद मेरे दिल में एक खालीपन भर गया था, जैसे किसी ने मेरे सबसे प्यारे सपने को बीच में ही तोड़ दिया हो। मैं कई दिनों तक उदास रही, ठीक से खाना भी नहीं खाया और काम पर जाने का भी मन नहीं करता था। लेकिन मेरे भाई अर्जुन का एक फोन आया जिसमें उसने कहा, दीदी, तुम तो हमेशा से मजबूत रही हो, इस बार भी टूटना मत। उसकी बातों में मेरे अंदर एक नई हिम्मत भर दी। मैंने सोचा, सिर्फ एक इंसान के जाने से मेरी पूरी जिंदगी नहीं रुक सकती। मैंने मन में ठान लिया कि अब मुझे इस शहर और इस दुकान से दूर जाकर एक नई शुरुआत करनी होगी, जहां पुरानी यादें मुझे रोज रोज ना सताएं। इसलिए मैंने साइन वस्त्र भंडार की नौकरी छोड़ दी और एक दूसरे शहर शांतिपुर में जाने का फैसला किया। शांतिपुर एक छोटा लेकिन बहुत सुंदर शहर था, जहाँ की हवा ने एक अलग सी शांति घुली हुई थी। वहाँ मुझे एक छोटी सी बुटीक में काम मिल गया जिसका नाम था सरला बुटीक। इस बुटीक की मालकिन थी सरला अम्मा और उनके पति महेश पाका भी वही दुकान संभालने में मदद करते थे। सरला अम्मा का स्वभाव बहुत ही प्रेम भरा था, जैसे वो हर किसी को अपनी ही बेटी मानती हों। पहले ही दिन उन्होंने मुझसे पूछा, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और घर वाले कैसे हैं? मैंने थोड़ा संकोच के साथ अपनी कहानी का कुछ हिस्सा बताया, अपनी माँ के जाने की बात, सौतेली माँ की सख्ती की बात। सरला अम्मा की आंखों में मेरे लिए सच्ची ममता झलक उठी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अब तुम यहाँ अकेली नहीं हो, ये दुकान और यह घर तुम्हारा भी है। उनकी इस बात ने मेरे दिल को एक अरसे बाद सुकून का एहसास दिलाया। धीरे धीरे मैं बुटीक के काम में मन लगाने लगी। कपड़ों की सिलाई, डिजाइन और ग्राहकों से बातचीत में मुझे एक नई पहचान मिलने लगी। सरला अम्मा अक्सर कहती थीं, बेटी, तेरे हाथों में जादू है, तू एक दिन बहुत आगे जाएगी। उनकी यह बातें सुनकर मेरे अंदर का टूटा हुआ हौसला फिर से जुड़ने लगा था। एक दिन बुटीक में एक नया ग्राहक आया जिसका नाम था रोहन। वो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ कपड़े सिलवाने आया था। रोहन की बातचीत में एक अलग सी शराफत और सादगी थी जो उस वक्त तक मैंने किसी और में नहीं देखी थी।
उसने बहुत आराम से अपनी बहन की पसंद के बारे में बताया और हर बात में सम्मान भरा लहजा था। जाते वक्त उसने मुझसे कहा, आपने बहुत अच्छे से समझाया, धन्यवाद। मुझे उसकी यह सादगी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैंने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि मेरा दिल अब किसी पर भी जल्दी भरोसा करने से डरता था। कुछ दिनों बाद रोहन फिर से बुटीक आया, इस बार अपनी माँ विमला जी के साथ। विमला जी का स्वभाव भी बहुत मिलनसार था और उन्होंने सरला अम्मा से गांव शहर की कई बातें की। बातों बातों में सरला अम्मा ने मेरी तारीफ करते हुए कहा, यह लड़की बहुत मेहनती है और इसका दिल भी बहुत साफ है। विमला जी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे लगा जैसे उनकी नजरों में मेरे लिए एक अनकहा अपनापन था। रोहन कभी कभी अपनी बहन के काम से बुटीक आता और हर बार हमारी थोड़ी बातचीत हो जाती। रो हमेशा शांति से बात करता, कभी जल्दबाजी नहीं दिखाता और मेरी हर बात को ध्यान से सुनता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उसका साथ मुझे एक अलग तरह का सुकून देता है, जैसे जल्दबाजी की कोई जरूरत ही नहीं हो। एक दिन शांतिपुर में एक बड़ा मेला लगा जिसमें पूरा शहर इकट्ठा हुआ था। सरला अम्मा और महेश काका ने भी अपनी बुटीक का एक छोटा स्टॉल मेले में लगाया और मुझे भी साथ ले गए। वहाँ रोहन और उसका परिवार भी मिला और हम सब साथ में मेले की रंगत का आनंद लेने लगे। रोहन ने मुझसे पूछा, रिया जी, आपको अपने गांव की याद आती है क्या? मैंने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, हाँ कभी कभी, खासकर अपने भाई की। उसने आगे पूछा, आपकी माँ के बारे में बताइए। अब आपको बुरा न लगे तो मैं चौंक गई, क्योंकि अब तक किसी ने भी इतने अपनेपन से मेरी माँ के बारे में नहीं पूछा था। मैंने धीरे धीरे अपनी माँ की, अपने बचपन की और अपनी सौतेली माँ की कुछ बातें उससे साझा कर दी। रोहन ने बहुत ध्यान से सुना और कहा, जिंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन इतनी तकलीफों के बाद भी आपकी आंखों में जो उम्मीद की चमक है वो बहुत खास है। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया, क्योंकि किसी ने मेरी तकलीफों को तरस की नजर से नहीं बल्कि सम्मान की नजर से देखा था। इस तरह धीरे धीरे हमारी जान पहचान एक भरोसे की मजबूत डोर में बदलने लगी। रोहन कभी जल्दबाजी नहीं दिखाता था, ना ही कभी किसी ऐसी बात का इशारा करता जो मुझे असहज करे। वो हमेशा अपने परिवार के सामने ही मुझसे मिलता, बातें करता और हर मुलाकात में एक शराफत झलकती थी। एक दिन विमला जी ने सरला अम्मा से अकेले में कुछ बातचीत की, जिसके बारे में मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था। कुछ दिनों बाद सरला अम्मा ने मुझे प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, विमला जी ने अपने बेटे रोहन के लिए कुछ रिश्ते की बात की है। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि मेरे मन में एक डर था कि क्या मेरी पुरानी तकलीफों की वजह से कोई मुझे अपनाएगा भी। मैंने डरते हुए कहा, अम्मा, लेकिन मेरे पीछे कोई बड़ा परिवार नहीं है, मेरी सौतेली माँ है और शायद उन्हें यह सब पसंद ना आए। सरला अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, सच्चा रिश्ता दिल देखता है, परिवार की हालत नहीं। उनकी इस बात ने मेरे मन के सारे डर को कुछ हद तक शांत कर दिया। कुछ दिनों बाद रोहन के पिताजी और विमला जी सरला अम्मा और महेश काका के साथ मेरे गांव सूरजगढ़ आए ताकि मेरे पिताजी से बात कर सकें। जब वो हमारे घर पहुंचे तो पिताजी और कमला जी दोनों हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना सम्मानित परिवार खुद चलकर रिश्ता लेकर आएगा। विमला जी ने बहुत आदर से कहा, हम रिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हमें उसकी सादगी और उसकी मेहनत बहुत पसंद आई। पिताजी की आंखों में पहली बार मेरे लिए एक अलग सी चमक दिखी, जैसे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी ने अपनी मेहनत से यह सम्मान कमाया है। लेकिन कमला जी के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए चिंता और बेचैनी झलकी। बाद में जब मैं और कमला जी अकेले रसोई में थे तो उन्होंने धीरे से कहा, रिया, मुझे माफ कर दे, मैंने कभी तुझे अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं दिया। मैं चौंक गई, क्योंकि इतने सालों में कमला जी ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा, सच कहूँ तो मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत डरी हुई थी। मुझे लगता था अगर मैंने तुझे ज्यादा अपनापन दिया तो शायद तेरे पिताजी मुझे कम चाहेंगे। उनकी यह बात सुनकर मेरे मन में सालों से जमा गुस्सा कुछ हल्का होने लगा। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, बीती बातों को भूल जाइए, अब जो वक्त बचा है उसमें हम एक नया रिश्ता बना सकते हैं। कमला जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। यह वो पल था
जिसका इंतजार मैंने शायद बरसों से किया था, बिना यह जाने कि यह कभी आएगा भी। इस छोटी सी मुलाकात ने हमारे घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। पिताजी ने भी उस रात मुझसे कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तुझे वो पिता नहीं बन पाया जो मुझे बनना चाहिए था। मैंने कहा, पिताजी अब हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, अब आगे की जिंदगी पर ध्यान देना है। कुछ ही हफ्तों में हमारी सगाई की रस्म बहुत खुशी और सादगी से पूरी हुई। रोहन ने सगाई के दिन मुझसे कहा, रिया मैं तुम्हें वो सम्मान और प्यार दूंगा जिसकी तुम हमेशा से हकदार थी। उसकी इस बात ने मेरी आंखों में खुशी के आंसू ला दी। शादी की तारीख तय हुई और पूरा गांव इस खबर से खुश था कि सूरजगढ़ की रिया का इतना अच्छा घर मिला है। मेरे भाई अर्जुन ने मुझे फोन पर कहा, दीदी आखिरकार तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सब्र का फल मिल गया। शादी के दिन जब मैं दुल्हन के जोड़े में तैयार हुई तो सरना अम्मा ने मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तू वाकई एक मिसाल है, तुम्हें कभी हिम्मत नहीं हारी। विमला जी ने मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार देते हुए कहा, अब तू सिर्फ मेरी बहू नहीं मेरी बेटी भी है। कमला जी ने भी विदाई के वक्त मुझे गले लगाकर कहा, बेटी मुझे माफ कर देना और हमेशा खुश रहना। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा अब हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रही, आप जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती हैं। पिताजी ने मुझे विदा करते वक्त पहली बार खुलकर रोते हुए कहा, बेटी तूने हमारे परिवार का सम्मान बढ़ाया है, मुझे तुझ पर गर्व है। शादी के बाद रोहन के घर पहुंचकर मुझे एक एहसास हुआ कि यह घर सिर्फ ईंट और दीवारों से नहीं बल्कि सच्चे प्यार और अपनेपन से बना है। विमला जी हर दिन मुझे कुछ नया सिखाती और घर के हर छोटे बड़े फैसले में मेरी राय को अहमियत देती थी। रोहन हर दिन काम से लौटकर मुझसे मेरे दिन भर की बातें पूछता और मेरी हर खुशी और तकलीफ में बराबर का साथी बनता। कुछ महीनों बाद मेरे भाई अर्जुन को भी रोहन की मदद से शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई, जिससे वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो सका। अब हर त्योहार पर मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, कमला जी, अर्जुन सब इकट्ठा होते और घर में हंसी खुशी का माहौल रहता। सरला अम्मा और लहेश काकर को भी हम हर खास मौके पर अपने घर बुलाते, क्योंकि वो मेरे लिए परिवार से बढ़कर थे। कई बार रात को जब मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचती तो मन में एक शांति का एहसास होता। मुझे लगता अगर मैं उन मुश्किल दिनों में हार मान लेती तो शायद यह खूबसूरत आज मेरी जिंदगी में कभी ना आता। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि कभी कभी रास्ते में मिलने वाला हर इंसान हमें सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता, लेकिन हर मुश्किल एक नया सबक जरूर देती है। जिन्होंने मुझे धोखा दिया उन्होंने भी अनजाने में मुझे ये सिखाया कि असली प्यार जल्दबाजी में नहीं बल्कि सम्मान और सच्चाई में होता है। और जिन्होंने मुझे अपनाया उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि परिवार खून के रिश्तों से ही नहीं बल्कि दिल के अपनेपन से भी बनता है। आज जब मैं अपने घर की बालकनी में बैठकर शाम का सूरज ढलते देखती हूँ तो मेरे चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान होती है। मैं सोचती हूँ कि शायद भगवान हर किसी की परीक्षा अलग अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन जो सब्र रखता है उसे एक दिन उसका हक जरूर मिलता है। मेरी सौतेली माँ कमला जी आज भी कभी कभी मुझसे सोनकर बातें करती हैं और हर बार उनकी आवाज में एक अपनापन झलकता है जो पहले कभी नहीं था। मेरे पिताजी अब भी कभी कभी मुझसे माफी मांगते हैं और हर बार मैं उन्हें यही कहती हूँ कि बीती बातों को भूलकर अब हमें सिर्फ आगे की खुशियों को संजोना है। रोहन और मैं अब एक छोटे से लेकिन बहुत खूबसूरत परिवार की शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ प्यार, सम्मान और भरोसे की कोई कमी नहीं है। शर्मा अम्मा अक्सर कहती हैं, बेटी तूने साबित कर दिया कि औरत चाहे तो किस्मत की हर मुश्किल को अपने हौसले से बदल सकती है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं अपने गांव से अकेली द्रिसहमी एक अनजान शहर की तरफ निकली थी, बिना यह जाने कि आगे क्या होगा। लेकिन आज मैं ये समझ पाई हूँ कि वो सफ़र सिर्फ एक नौकरी ढूंढने का सफ़र नहीं था, बल्कि वो सफ़र था अपने आप को, अपनी कीमत को और अपने सच्चे अपनों को ढूंढने का। दोस्तों, अगर आप भी कभी जिंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपकी अपनी कहानी कभी अच्छी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, तो मेरी इस कहानी से बस यही सीख लेना कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। बस
उम्मीद का दिया कभी मत बुझने देना, क्योंकि सब्र और सच्चाई की राह कर चलने वालों को देर सवेर उनकी मंजिल जरूर मिलती है। यही थी मेरी रिया की कहानी, उम्मीद से शुरू होकर सच्चे प्यार और अपनेपन तक पहुंचने की कहानी। मिलते हैं फिर किसी नई भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।